मैम ने ज्वाइन किया? हाँ स्टार्ट हेलो। कीजिए दिलीप दा। हाँ, हाँ हाँ आप पूनम मैम ज्वाइन किए ना? हाँ, हाँ ज्वाइन किया हुआ उन्होंने। ओके। सो गुड इवनिंग ऑल। Gratitude to Dr. Hanuman sir, Dr. M.L. Segal sir, Dr. Mohanty sir, हमारे रिस्पेक्टेड गुरु डॉक्टर महेश चंद्रा सर। ग्रेटिट्यूड टू मनोज सर, डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर शशिकांत सर, डॉक्टर मारिक सर, डॉक्टर आनंद सर। आज डॉक्टर पूनम बात्रा मैम ने जो केस शेयर किया है बहुत ही अच्छा केस है, बहुत बढ़िया केस है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम को आने के लिए और मतलब शेयर करें। मैम आपको केस ये करना है, आप शेयर करेंगे मैम? आप शेयर करेंगे? गुड इवनिंग मैम। Good evening, sir. Sir, audible and हाँ, प्लीज कंटिन्यू। so namaste to all the participants. My gratitude to God, to Dr. Henneman, Dr. M.L. Segal, and all the senior mentors here, Dr. Dilip Jani sir, Dr. Manoj Jaiswal sir, Alok sir, Praveen sir, Madhuri ma'am, Renu ma'am, Nusrat ma'am, Shweta ma'am. Uh, from all of you, I am learning a lot. And today I am feeling really blessed. Today is my clinic's anniversary also. I started my clinic in 1986, so it's been a long journey now. But this journey can never be over. It's a continuous journey in homeopathy. So I am learning from all the mentors and participants here. So thanks to all of you, and it was a good participation. और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है बोलता है कि हमें यही दे दो रेमेडी, हम यही हैं। तो टुडे द केस वाज लाइक दैट। इट वाज नन अदर देन फॉस्फोरस। वो जैसे खुद ही आके लेडी मुझे बोल रही थी कि मैं फॉस्फोरस ही। तो मेरा जो केस है वो सर मैं कैसे उसको चलाऊं? हेलो सर, आप वहां से प्ले कर सकते हैं? हेलो। हाँ, एक आप बार प्ले कर आप सकते हैं। शेयर कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल से शेयर करने की। हाँ जी, एक्चुअली मेरा लैपटॉप जो है ना, मेन लैपटॉप क्लिनिक में रह गया है। इसी में से आप प्ले कर सकते हैं वैसे ही। एक बार आप मुझे भेजिए, आप मैं कोशिश करता हूँ। तो जो ग्रुप में डाला हुआ है उसी को प्ले कर सकते हाँ कर सकते हैं, उसको भी प्ले कर सकते हैं। मैं एक बार कोशिश देख लेता हूँ। हैं प्ले। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। आप लैपटॉप से मैम? मोबाइल मोबाइल से, ओके। वो ऑडियो है क्या, ऑडियो क्लिप? सर वो मेरे केस में ही ऑडियो है पेशेंट का केस। हाँ हाँ, 2 ऑडियो क्लिप देख रहा हूँ मैं। क्या? 957 पर जो किया गया वही तो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 957, ठीक है, मैं करता हूँ इसको। ओ दिलीप दा, आप उनको मेरे में भेजिए, यहाँ से मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट अलाउड। कैसे करूँ मैं? आप मुझे पर्सनली भेजिए, ब्लॉक किया हुआ है। आपको कैसे भेजना है? ये फोन पे या हाँ मुझे रीड करना पड़ेगा? या फिर आपको आप रीड कर दीजिए केस को। मैं इसको रीड कर देती हूँ अपने नोट्स में से। हाँ उसमें से रीड कर दो। तो ये पेशेंट है,
77 years की लेडी है ये, और इनके ब्रदर की डॉटर इन लॉ इनको साथ लेकर आई थी काउंसलिंग के लिए, क्योंकि ये थोड़ा परेशान थी। तो इनकी डॉटर इन लॉ ने मुझे बोला कि मैं आपको अलग से बताना चाहती हूँ। तो फिर तो मैंने वेटिंग सेंटर में, तो उनकी डॉटर इन लॉ ने बताया कि ये अकेली रहती हैं, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इनको रहती होती है, इनके बच्चे नहीं हैं, और ये यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर, और इनको बहुत लोनली फील होता है, इनको लगता है मैं लेट ही रह जाऊंगी, कौन साथ होगा। और इनका नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, बट उसके बाद इनको कुछ ये गिर गई थी, तो इनका फिर सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ थोड़ा सा, उसके बाद इनको चलने में मुश्किल होती है और ये वॉकर के सहारे चलते हैं। शाम को इनके पास कोई बैठे बातें करे तो इनको अच्छा लगता है, नहीं तो इनको 1 महीने से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, और ये पुरानी बातें इमोशन से याद करती हैं, बुरी हर्ट याद करती हैं। पहली मैरिज इनकी एब्यूसिव थी, तो अभी जो इनके हस्बैंड को डेथ हुई है वो सेकंड हस्बैंड थी इनके, और ये स्ट्रॉन्ग है, रोती नहीं है, और सेंसिटिव हैं, काम वालों को ज़्यादा पैसे देते हैं, और फिर हर्ट भी होती हैं अगर इनका वो कहना नहीं मानते, तो दिल में जो रहता है वो गुस्से के सामने सब सुना देते हैं। टाइम को लेके तो डिसिप्लिन है, हर काम टाइम पर हो, और हाइपर टेंशन है। तो उनको फिर मैंने वेटिंग चैम्बर में बिठाया और पेशेंट को अंदर बुलाया, तो जो पेशेंट है वो उन्होंने एंटर किया, तो मैंने उनकी थोड़ी सी तारीफ तो उन्होंने काजल भी वेरी ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ग्रेसफुल लग रही थी, और ऐसे उसके आ गए थे, और मैंने उनको कुछ पूछा भी नहीं, कर दिया, मुझे मेरे का डर गया, सहारा सहारा का ग्रैंड डॉटर का ग्रैंड डॉटर है जो आते रहती है, और शादी हो जाएगी तो मैं रह जाऊंगी। फिर इन्होंने बोला कि मैं मेरा दिल खाना भी पकाती हूँ वैसे तो, और फिर मुझे लगता है चलती फिरती रहूँ, मेरे हाथ पैर ना हो जाए, मैं अकेली रह जाऊंगी, और हाथ पैरों में भी वीकनेस है, और मैं रेस्टोरेंट मैम साउंड इको हो रहा है, आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही, इको हो रही है मैम आपकी साउंड। इको हो रही है मैम, साउंड इको हो रही है। लीव करके ज्वाइंट करिए, देखिए, या 2 इंस्ट्रूमेंट है उधर साथ में। किसी ने ऑन किसी को यूज करके ज्वाइन। अब सुनाई दे रहा है? हेलो हाँ मैम अभी क्लियर है। किसको कर रहे हैं? अभी को हो रही है? अभी क्लियर आवाज आ रही है मैम। तो शैल आई रीड द केस अगेन और आगे से बोल दूं? ज्यादा आगे बढ़ गया तो फिर चलिए, शुरू से ही मैम बोल दीजिए क्योंकि इको हो रही थी शुरू से। शुरू से बोलूं? अच्छा जी मैम। ओके, तो ये एक 77 इयर्स ओल्ड लेडी का केस है, जो जिनकी सिस्टर की या ब्रदर की डॉटर इन लॉ मुझे मेरे पास लेकर आई थी और काउंसलिंग के लिए लाई थी इनको। तो उनकी डॉटर इन लॉ ने बोला कि मैं पहले आपको कुछ अलग से इनके बारे में बता देती हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, आप बाहर वेट कर लीजिए। पेशेंट को मैंने बाहर वेटिंग चैम्बर में बिठा दिया। तो ये उनकी डॉटर इन लॉ ने बोला कि ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी से, और ये अकेली रहती है, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और इनको बहुत
एंग्जाइटी हो रही है, इनके बच्चे नहीं हैं और इनको लगता है कि ये बहुत लोनली फील करती हैं। इनको लगता है मैं लेटी रह जाऊंगी, कौन साथ देगा। इनका नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है, लेकिन एक बार गिरी थी तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन भी कुछ हुआ है इनका, और उसके बाद ये वॉकर से चलती हैं। शाम को इनके पास कोई बैठे बातें करे तो इनको बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो एक महीने से इनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। पुरानी बातें ये बहुत इमोशन से याद करती हैं, बुरी हर्ट याद करती हैं। पहली मैरिज इनकी अब्यूजिव थी, ये इनके जो हस्बैंड की डेथ हुई है ये इनकी सेकेंड मैरिज हुई थी। ये स्ट्रांग है, रोती नहीं है और सेंसिटिव हैं, अपने काम वालों को पैसे ज़्यादा देती हैं। दिल में जो रहता है वो गुस्से के फॉर्म में सब सुना देती है और काम वालों को पैसे ज़्यादा देती है। और और उनकी अगर वो इनका ऑर्डर नहीं मानते या इनका कहना नहीं मानते तो ये हर्ट होती है। टाइम को लेकर डिसिप्लिन है, हर काम टाइम पर हो। और ये डायबिटिक हैं और हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट भी हैं। तो इतना इनकी डॉटर इन लॉ का कहना था। फिर ये इन्होंने जब मेरे चैम्बर में एंटर करा तो इन्होंने शी वॉज वेरी नाइसली ड्रेस्ड अप, ग्रेसफुल लग रही थी बहुत, काजल भी लगाया हुआ था, सूट भी बहुत अच्छा पहना हुआ था, मेड अप थी 77 ईयर्स की एज में भी। शी वॉज लुकिंग वेरी लाइवली लेडी। तो मैंने इनकी तारीफ भी की कि मैम आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने कहा कि हाँ मैंने नया सूट ही पहना है। तो और मैंने इनसे कुछ भी नहीं अभी पूछना शुरू किया तो इन्होंने आते ही मुझे बोला मैं आई एम प्रोफेसर सो एंड सो रिटायर्ड। और फिर इन्होंने बोला कि मेरा मेरा दिल घबराता है, क्या होगा, अकेलेपन का डर बैठ गया है मन में। और पहले तो मुझे मेरे ब्रदर की एक ग्रैंड डॉटर है जो मेरे साथ ही रहती है, पहले मुझे उसका सहारा था। अब उसकी एंगेजमेंट हो गई है तो वो बहुत सारा टाइम अपने फियांसी के साथ बिताती है बातें करने में। और मुझे मेरे पास इतना बैठती नहीं है वो, तो मुझे लगता है मैं कहीं गिर ना जाऊं। पर मैं खाना पकाती हूँ अपना, किसी का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं चलती फिरती रहूं, मेरे हाथ पैर चलते रहें, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं अकेली रहूंगी तो क्या होगा। मेरी आइज भी वीक है, हाथ पैरों में भी वीकनेस है। रेस्टोरेंट जाती थी मैं पहले, मेरे 12 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो इतने पूरे कॉन्वर्सेशन में मैंने अब क्वेश्चन इनसे पूछा कि आपको गुस्सा कैसे आता है, क्योंकि मुझे एक फीडबैक मिला हुआ था कि ये गुस्से में कुछ भी बोल, अपना गुस्सा जो है वो दिल में जो भी रहता है इनके गुस्से के फॉर्म में निकाल देते हैं। तो मैंने इनसे पूछा आपको गुस्सा कैसा आता है, तो इन्होंने बोला मेरा गुस्सा आता है लेकिन वो मेरा गुस्सा थोड़ी देर का होता है, फिर मुझे सारे शौक हैं, मुझे पलट कर जवाब ना दे कोई, गुस्सा आता है। कोई छोटा, इनसे अगर कोई छोटा है, जैसे इनके नेफ्यूज हैं नीज हैं, तो वो पलट कर मुझे कोई जवाब ना दे, फिर मुझे गुस्सा आता है। और जो चीज़ जहाँ है वहीं रहे, डिसिप्लिन मुझे ज़्यादा पसंद है। जहाँ से जो चीज़ ली है वहीं वापस रख दो, और मैं सबको देती हूँ। अभी मैंने अपने ड्राइवर को 1 लाख रुपए दिए हैं और 7 तोले सोना मैंने अपनी नेफ्यू और नीस की शादी में 7-7 तोले सोना दिया सबको। तो अभी जिसको ज़रूरत होती है मैं 10-20 हज़ार ऐसे ही दे देती हूँ। तो मैंने पूछा कि आप ऐसे क्यों करते हो, तो उन्होंने बोला कि मेरा वक्त आएगा तो ये लोग मेरी मदद करेंगे या फिर अल्लाह इनसे मेरी मदद करवाएगा। फिर इन्होंने बोला कि मैं पहले तो डिपार्टमेंट भी जाती थी और आजकल, और अपने ड्राइवर के साथ, मेरा ड्राइवर मुझे घुमा भी लाता था, पर वो आजकल लिफ्ट हमारे बिल्डिंग की ख़राब पड़ी हुई है और लिफ्ट को ठीक कराने के लिए अभी कोई लिफ्ट सोसाइटी के जो लोग हैं वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरा बाहर घूमना भी मेरा थोड़ा आजकल नहीं है, क्योंकि मैं 4th फ्लोर पे मेरा घर है और मैं 4 मंजिल की सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती, मुझे डर लगता है मैं गिर ना जाऊँ। और इनकी डॉटर इन लॉ ने मुझे एक बताया था कि हम उसी सोसाइटी में, उसी बिल्डिंग में किसी और फ्लोर्स पर भी रहते हैं, 2-3 इनके एक्सटेंडेड फैमिली के लोग। और जब ये बुलाते हैं हम आ भी जाते हैं और शाम को हम इनके पास बैठते हैं जाके, अगर नहीं बैठे तो जैसे बताया था उनको कोई बात करने के लिए चाहिए तो पैनिक अटैक आते हैं। तो ये केस था।
ये फर्स्ट विजिट का इनका ये पूरा डिटेल में केस था ये। तो सबने अपने इनपुट्स दिए हैं, अगर फिर भी कोई बोलना चाहता है तो बोलो, रेमेडी तो सबको पता ही चल रही है। कोई बोलना चाहते हैं? नमस्ते मैम। नमस्ते डॉक्टर संजय। मैम ये अपनी वेल्थ हर जगह दिखा रही हैं जो है, और हाँ जी, वेल्थ के साथ साथ इनका ईगो भी है जो है। हाँ और ईगो। ये पैसे इसलिए सबको देते हैं कि इनके खराब समय में काम आएंगे, वो लोग देंगे या अल्लाह इनको दिलवाएगा। तो ये बिनो बैलेंस भी मुझे लगी जो है। और इनको डर है कि अकेले में कहीं मेरी सांसें बंद ना हो जाए, या अकेले में हमें कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई हार्ट की बीमारी ना हो जाए, हाँ जी, फियर हार्ट डिजीज। और अकेलेपन का उनको डर लगता है, फियर ऑफ एलोन बीइंग। इनको पुरानी बातें तकलीफ देती है, याद आती है, डिवेल पास्ट डिसएग्रेबल। हाँ और जी, कंपनी डिजायर जो है फास्टिडियस प्रॉपर टू। तो मैम इतनी रुब्रिक जब लेते हैं तो मेरी फर्स्ट रेमडी आती है कलकेरिया कार्ब, और दूसरी आती है प्लेटिना और फास्फोरस जो है, अच्छा, ये आती है मैम। अगर हम इसकी दूसरी चार्ट बनाते हैं जो है, तो हाँ जी, आर्डर डिजायर टू बी आर्डर एवरीथिंग इनटू पुट फास्टिडियस कंपनी डिजायर फियर एलोन। तो यहाँ से एक और भी रेमडी आ सकती है मैम, वेनिला और ट्राइटिकम वुल्गरिस। लेकिन मैम मुझे ये सबसे फर्स्ट जो मेरी रेमडी आ रही है वो कलकेरिया आ रही है। और फिर इनको पलट के कोई अब जवाब न दे, डिग्निफाइड वाली रेमडी है। तो ये प्लेटिना और फास्फोरस भी मेरी चार्ट में आ रही है। थैंक यू मैम, हाँ बाकी जी, आप बताएंगे। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अभी हम इसको डीडी करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि कैलकेरिया मैंने क्यों नहीं दी। हाँ जी, और क्योंकि कैलकेरिया मेरे चार्ट में जो मैंने रूब्रिक्स लिए थे मेरे चार्ट में बहुत दूर है ही नहीं शायद। हाँ जी, हेलो। हाँ जी डॉक्टर अश्विनी। हाँ। मैम मुझे ना फॉस का फील आया केस को पढ़ के, हाँ जी, क्योंकि ना ये जो लेडी है ना वो अकेले नहीं रह सकते। इनको मतलब बहुत डर है कि अभी उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो चली जाएगी, वो अकेले रह जाएंगे, और वो अकेला रहना नहीं चाहते। ये कंपनी डिजायर में है ये पेशेंट, कि इनको कंपनी चाहिए ही चाहिए। और इनका वेल्थ तो एक शो ही कर रहे हैं ना कि मैं ऐसा ये देती हूँ, वो देती हूँ, इनको ये देती हूँ। बेनेवोलेंस में है, लेकिन उनके पीछे जो मोटो है ना वो क्या है कि मुझे मदद करनी चाहिए बाद में, अगर मैं अभी दे के रखूँ तो। और और ना एक एंगर का जो आपने पूछा ना, तो मुझे एक एंगर एपिस इजीली ये लगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि जल्दी मेरा एंगर ये हो जाता है। और ईगो भी है कि मुझे किसी ने पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। तो ये मुझे सब सोच के तो फॉस्फोरस का ही फील आ रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर अश्विनी। मैम इसमें एक रुब्रिक है जो है कि ये पैसे किसी को या किसी की मदद इसलिए करते हैं कि इनको बाद में वही चीज मिलेगा जो है। तो इनका एक रिटर्न अफेक्शन है कि तो उसमें उसको अगर हम जोड़ेंगे तो मैम फिर वो फास्फोरस ही आती है जो है, क्योंकि फास्फोरस को मैग्नेटाइज डिजायर है, शाम को लोग बातें करते तो अच्छा लगता है। तो रिटर्न अफेक्शन को अगर मैम पकड़ेंगे तो फिर फास्फोरस आएगी जो है। थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर संजय। डॉक्टर अश्विनी ने बहुत अच्छा रूब्रिक्स बनाए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? किसी के दिमाग में कोई और रेमेडी? और भी कोई बताएंगे? बताइए। डॉक्टर राधिका, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं तो फिर ऐसे लोग थोड़ा सा सामने आए जो कभी नहीं बोलते हैं, हेलो। किसी कि बोलेंगे हाँ जी, गुड थोड़ी इवनिंग सी। मैम। मुझे डॉक्टर आशु बोलिए।
हाँ मैडम, मेरा अभी मैंने आपका केस सुना, उस हिसाब से मैंने रुब्रिक्स मैम लिए हैं। एक तो लिया है एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, और दूसरा रुब्रिक है कंपनी डिजायर। थर्ड रुब्रिक है, उसने बोला है कि मेरे को बात करना अच्छा लगता है, कोई बात करे, कन्वर्सेशन डिजायर। एक ईगोटिज्म भी लग रहा है इसमें ना बहुत, कि मेरे को मुड़ मुड़ के वापस कोई जवाब नहीं देना चाहिए। एक फास्ट रेडियस भी है। और सिक्स्थ रुब्रिक लिया है फियर लोन ऑफ बीइंग, उसको बोलती है कि अकेले में डर लगता है। एक फियर डेथ भी है, जब मैं अकेली होती हूँ तो भी मेरे को डर डर लगता है कहीं मैं ऐसी ना पड़ी ना रहूं, ऐसा कुछ बोला ना उन्होंने। फियर फियर डेथ ऑफ व्हेन अलोन। और फॉर सेकंड फीलिंग भी बहुत ज्यादा लग रही थी इसमें। एक वो जो मदद कर रही है ना, उसके पीछे उसका जो मोटिव है वो वेल्थ की जगह मेरे को उसकी सेल्फिशनेस लग रही है। उसने फिर उसका रीजन भी दिया कि मैं इसलिए हेल्प कर रही हूँ ताकि मेरे मेरे भी बाद में वो काम आए। ये इसकी सेल्फिशनेस है मेरी मैडम। इसमें आर्सेनिक डीडी फास्फोरस रहेगा। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई बोलना चाहते हैं? सर मैं फिर अपना प्रेजेंटेशन दे दूं? आप एनालिसिस दे दीजिए, लगता है अभी और कोई मैं बता और किसी को कुछ ठीक 5 मिनट हम लोग वेट करेंगे। 5 मिनट के अंदर कोई और बताना चाहते हैं अपना एनालिसिस तो बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर मनोज सर की आवाज नहीं आ रही। अच्छा आवाज डॉक्टर क्लियर नहीं है क्या? आपको एंगर कॉन्ट्राडिक्शन कैसे लगा? मैडम मेरे को वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन ही लगा था उसमें। वो जो बोल रही है ना मेरे को दोबारा कोई वापस जवाब ना दे, वहां से मेरे को लगा था कि वो कॉन्ट्राडिक्शन से उसको थोड़ी प्रॉब्लम है, एग्रावेशन हो रही है। वो जो आप केस नेट की है ना, उसमें आपने पता नहीं, या मेरे को सुनने में ऐसे लगा कि वो बोल रही है कि मेरे को कोई जवाब ना दे, मैं जो बोलती हूँ वो सुनो, मेरे को कोई जवाब ना दे। कोई छोटा मुझे जवाब ना दे पलट के, छोटा मुझसे जो अच्छा, छोटा है। छोटा था। हम्म, ओके ओके ओके। वो तो फिर इगोटिज्म है, फिर वो ये काट देते हैं रुब्रिक ये वाला। थैंक यू मैम। ये ईगोटिज्म ही है इसके अंदर बहुत। इसमें सबसे ज्यादा मॉर्बिड क्या है इसमें पूरे केस में? सबसे ज्यादा फील क्या है इम्पोर्टेंट, जिसके लिए उसको पैनिक अटैक आ रहा है? मैम उसे डर है अकेले होने का, क्योंकि वो लड़की भी शादी होकर चली जाएगी तो ये अकेले रह जाएगी, और इतनी उम्र में पता लगा सोए सोए रह जाएगी हार्ट हार्ट डिजीज के लिए जो है। अगर हार्ट डिजीज आया तो वो अकेलापन उसको खा रहा है मैम। तो सबसे ज्यादा इसको डर अकेलेपन का ही है। और ये लेडी सोशल है क्या? नहीं मैम, सोशल तो एकदम नहीं है, ये तो सेल्फिश है मैम। ये अपने फायदे और घाटे के नुकसान की बात कर रही है मैम, कि आज हम कर रहे हैं तो कल दूसरा भी करेगा जो है। तो ठीक है। और इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या स्टकअप कहाँ हो गई है ये? जब वो उसकी जो भाई की लड़की उसके पास थी ना, वो शादी करके जब जाने वाली है, उसको जब मालूम पड़ा तो तब से ज्यादा प्रॉब्लम उसकी बढ़ गई है कि अब मैं अकेली रह नहीं पाऊंगी। और एक और जगह है जहाँ पर वो तो फ्यूचर की बात हो गई। अभी प्रेजेंटली वो कहाँ स्टकअप हो गई है? उसको क्या फील आ रहा है प्रेजेंटली? प्रेजेंट में उसको उसकी क्या चीज उसकी वो नहीं कर पा रही है अभी? लिफ्ट का प्रॉब्लम है ना। हाँ जी।
बाहर नहीं जा पा रही मैम। वो जो उसका जो लिफ्ट का प्रॉब्लम है ना, लिफ्ट बंद पड़ गया है। यस और यस। सोसाइटी वाले तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे लिफ्ट दुरुस्त करने के लिए। हाँ तो ये सोशिएबल होती तो कम आपने खर्चे से लिफ्ट दुरुस्त करवाती ना। इतना दान धर्म कर रही, वो भी मेरे दिमाग में आ गया कि अकेले भी ये लिफ्ट का खर्चा उठा सकते हैं ना। मैंने पूछा था उसको, हाँ, मैंने पूछा था उसको कि लिफ्ट, तो बोली कि उसका बहुत ज्यादा खर्चा होता है और वो फिर सबकी है, सबको यूज करनी है, तो फिर सभी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर यहाँ पर अगेन उसका थोड़ी उसका यहाँ भी सेल्फिशनेस है, जब सब लिफ्ट selfishness वाला। मेरे को लगा मैम ये समझो आगे हो जाती ना कंट्रीब्यूशन के लिए, तो लोग कुछ ना कुछ तो उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं ना मैम। नहीं करते हैं लोग, एक बार हाँ नहीं। हो जाता है तो फिर नहीं करते हैं, सोसाइटी में ऐसे ही होता है। तो इसका घूमना फिरना बंद हो गया उसकी वजह से। हाँ जी, इसका घूमना फिरना बंद हो गया है। तो ये क्या हो गई है? ये सीज हो गई है मैम, हो गई है, ये फास्फोरस सीज हो गई है। ये सीज हो गई है। तो इसमें डिल्यूजन सीज्ड लेंगे और क्या हो गई है? ये हेल्पलेस हो गई है, ठीक है ना? यस यस हेल्पलेस भी हो गई है जी मैम। हो गई है। तो ये भी मैंने रूब्रिक लिया, डिल्यूजन सीज भी लिया। और आपने ये भी नोट किया कि जब ये क्लिनिक में आई तो इसने अपनी सारी बातें मुझे बतानी शुरू की, तो हम इसको क्या लेंगे? कम्युनिकेटिव मैम। कम्युनिकेटिव। ये कम्युनिकेटिव भी है, मैंने इससे कुछ भी नहीं पूछा और इसने अपने आप मुझे सब बताया। शायद पूरे कॉन्वर्सेशन में मैंने 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे। एक ही पूछा कि आपको गुस्सा क्यों कितना आता है और आप इतना जब सबके लिए करते हो तो क्या सोच के करते हो। शायद 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे थे मैंने इनसे। तो अपनी सारी बात इन्होंने मुझे अपने आप बताई। तो शी इज अ कम्युनिकेटिव लेडी। अच्छा, फिर इनका सेल्फिशनेस तो नजर आ ही रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये बेनेवोलेंट तो हैं, मदद कर रही हैं सबकी, लेकिन उसके पीछे इनका अपना सेल्फिश मोटो है। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में बेनेवोलेंस और एक और ऐसा रूब्रिक है, वो क्या है? जेनरस टू मैम। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बेनेवोलेंस और जेनरस में? मैम बेनोवेलेंस में क्या होता है कि वो इसलिए दूसरे की हेल्प करता है ताकि उसकी कभी जरूरत पड़े तो दूसरे लोग मदद करे। लेकिन जेनरस टू में क्या होता है मैम, वो बिना कुछ सोचे हुए जो है अपने खाने का निवाला भी सामने वालों को दे देता है। वो इसलिए दे देता है क्योंकि वो भूखा ना रह जाए, मैं भले ही भूखा रह जाऊं। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है मैम। थैंक यू मैम। यहाँ बेनोवलेंस कैसे लगा? बेनोवलेंस कैसे लगा? वो जो सोसाइटी वाली आपने बात की थी लिफ्ट वाली, उसमें उसने डिनाई कर दिया। ये बेनेवोलेंस जो होता है ना, तो बेनेवोलेंस और जेनरोसिटी के दोनों के पीछे फीलिंग यही होती है कि हेल्प करनी है। लेकिन जो जेनरस होता है उसका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप टेबल पर खाना खा रहे हैं बैठ के, आप किसी के घर गए हैं और होस्ट है आपको बोल रहा है आप खाइए और आपको और दे रहे हैं डाल के, तो हम कहते हैं वो शी इज वेरी जेनरस लेडी। या उसने आपको बहुत सारे, जब आपके घर से आए तो उसने आपको बहुत सारे गिफ्ट दिए, तो शी इज वेरी जेनरस। तो जेनरस में आप उसको, आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप उसको पलट के उसको कुछ हेल्प करोगे। तो शी इज बेनेवोलेंट। ये सबको दे रही है, 10,000 भी दे रही है, 20,000 भी दे रही है। नहीं, वो जो दे रही है ना, उसने उसके पीछे उसका रीजन भी बताया। तो उसने बताया इसीलिए वो पर वो जो बेनेवोलेंस वाला होता है ना, उसमें दोनों के सिंपल से अगर 2 मीनिंग निकालेंगे, बेनेवोलेंस और जेनरस में, बेनेवोलेंस वाला पहले अपना देखता है फिर दूसरे का करता है, और जो जेनरस वाला होता है वो स्वयं का नहीं देखता, वो दूसरे का ही देखता है। अगर मान लो मेरे पास 100 रुपया ही है तो मैं 100 ही दे दूंगा, जेनरस। अगर कोई मेरे पास मांगने आया है, अगर मेरे पास तो पहले मैं अपने थोड़े से रख के, अरे यार मेरा क्या होगा कल, वो थोड़े से रख के फिर दूसरे का दूंगा मैं, बेनोवलेंस। और दूसरा बेनोवलेंस में, जैसे वो लिफ्ट वाली आपने स्टोरी बताई, उसमें तो उसने डिनाई कर दिया था ना कि नहीं मैं क्यों करूं, इतनी कॉस्टली है वो, ऐसा कुछ, उसमें ज्यादा खर्चा आएगा। इसीलिए वो जेनरस नहीं है ना, ये लेडी जेनरस में नहीं है और बेनोवलेंस में नहीं लग रही है, वो सेल्फिशनेस है उसके हर तरफ। बेनेवोलेंस में सेल्फिशनेस ही है थोड़ी, जेनरोसिटी में सेल्फिशनेस नहीं है। बेनेवोलेंस में देते हो आप, लेकिन इसका ये बेनेवोलेंट भी है, दे भी रही है और साथ में सेल्फिश, तो ये दोनों ही रूब्रिक्स आएंगे।
ठीक है। मैम उसका एक उदाहरण दूं क्या मैं? हाँ जी, दे दीजिए। तो वो एक महाभारत में कथा है ना, कर्ण की और अर्जुन की। जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना, जो सोने का खदान रहता है ना, तो लोगों को बांटने को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जी। तो पहले अर्जुन जाता है तो वो एक एक सोने की एक लोगों को बांट रहा होता है, और कर्ण जब जाता है ना तो वो कितना भी बांट रहा था। तो कर्ण बोले तो वो जनरस टू था सर, हाँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ जी। तो कर्ण ने कोई देने के लिए कोई माप नहीं लगाया, जो जितना मांगता ना उतना देता था वो सोना। और अर्जुन का कैसा था, वो थोड़ा थोड़ा बांट रहा था। वो तो इसमें वो जितनी जरूरत थी जिसको उसके हिसाब से दे रहा था। और जो हाँ। करण था वो तो उसने बोल दिया था ये पड़ा हुआ है, आप ले लो, जितना लेना है जिसको ले लो। हाँ, तो हाँ, हाँ। करण जो था वो जेनरस था। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। इससे क्लियरिटी होती है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, मैथोलॉजी से बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने और ये लेडी सेल्फिश भी है, इसका सेल्फिश नहीं है, ठीक है। और फिर मैंने इसका अकेलेपन से इसको बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम ही इसने मुझे बोला, बस मेरे को ये अकेलापन नहीं मुझसे मेरे मन से निकल नहीं रहा, ये बैठ गया है। तो इसको अगर हम एंग्विश एलोन भी लेंगे तो फास्फोरस इज द ओनली रेमेडी, एंग्विश एलोन, ठीक है। और ये जो अपने नौकरों को बोल रही है यहाँ पे जो चीज जहाँ रखी है वहां रहने दो, तो ये सेंसोरियस है कि ऑर्डर में इसको, ऑर्डर ऐसा नहीं, इसको मतलब ये है कि टोकना है उनको, बोलना है कि ये सेंसर करते हैं ना जैसे चीजों को, जो जहाँ है उसको वहीं रखना है, जितने जहाँ पर अपनी जगह पे ही उसको चीज रहनी चाहिए। और फास्टिडियस तो है ये, क्योंकि अपने टाइम को लेकर भी पंक्चुअल है। तो मैंने फास्टिडियस भी लिया और ये एंग्विश एलोन भी लिया और सेंसोरियस भी लिया। और एक हम इसमें हाइपोक्रेसी भी ले सकते हैं, क्योंकि हाइपोक्रेसी है कि ये मतलब हाइपोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि जो आप हो वो आप बोलते कुछ और हो, दोहरा चरित्र मैम। आप बोलते कुछ हो, आप जैसे आप कह रहे हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो। आप बोलते हो कि सबको परेशान नहीं करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हो। तो ये कुछ इसकी हिपोक्रेसी भी है, और ये डिक्टेटोरियल भी है। जैसे बोलती है कि जो चीज जहाँ रखी है वहां रखो, ये इसकी डिक्टेटिंग भी है। कोई मुझसे छोटा मुझसे मेरे सामने ना बोले, कोई मुझे जवाब ना दे। और ये लेडी मुझे वाइवेशियस भी लगी थी पहले, सबसे जब इसने एंटर किया था, बड़ी लाइवली लेडी होती है। तो वाइवेशियस का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ। तो यहाँ से मैंने इसके सारे रूब्रिक्स पकड़े थे। और अगर फियर ऑफ फॉलिंग भी लेंगे तो उसमें भी फॉस्फोरस है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हम थोड़ा सा फॉस्फोरस को पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, अभी थोड़ा डीडी भी कर देंगे। क्लियर हुआ मैम, बहुत बढ़िया क्लियर हुआ, थैंक यू मैम। हाँ जी। किसी ने आर्सेनिक और वेनिला भी शबीना मैम ने बोली है, और दत्तात्रेय सर हैं जो, उन्होंने प्लैटिना बोली थी, आर्सेनिक बोली थी, और पल्सटिला भी कुछ लोगों ने बोली है, ट्रिटिकम भी बोली है, वेनिला भी बोली है। तो पहले मैं फास्फोरस के बारे में बता दूं, फिर हम डीडी कर लेंगे। जी मैम। सीज्ड रूब्रिक भी लिया है, डिल्यूजन सीज्ड का फील आया था मुझे। हाँ, वो मैंने लिया, सीज्ड को भी लिया और मैंने। इसका काजल लगाना मुझे फॉपिश लगा, हाँ, क्योंकि इस एज में थोड़ा सा अलग है, हाँ। तो मुझे थोड़ा फॉस्फोरस पूरा लग रहा था। और वो जो ये बता रही है कि मैं ये करती हूँ, तो हम उसको डिल्यूजन ग्रेट पर्सन या डिस्टिंग्विश या नोबल, बड़ी नोबल है, सबके हेल्प करती है। और डिल्यूजन वेल्थ, ये भी इसके रूब्रिक्स हम ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी ये पिक्चर जो है वो फास्फोरस की ही थी। जैसे कि वो आके वो बैठी, उसने बोलना शुरू किया, और उसने अपनी रेमेडी हमें जैसे खुद ही बता दी। तो ऐसा कभी कभी होता है, इसलिए मैंने इसको चूज किया था कि, और सबने मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव रीच्ड टू दिस रेमेडी। तो थोड़ा सा फास्फोरस को पढ़ लेते हैं। मैंने शायद अपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में फास्फोरस का एक केस था, वो बच्चे का केस था, जो बहुत ही टिमिड था। बच्ची थी एक जो बहुत टिमिड थी और शाई थी, और बच्चों के साथ भी घुलती मिलती नहीं थी। तो ये
केस एकदम ऑपोजिट है इसके। तो वाइवेशियस का जो कीवर्ड है वो है डिफ्यूजन। ये सबके साथ जहाँ भी जाती है वहाँ डिफ्यूज हो जाती है, घुल मिल जाती है। और फॉस्फोरस हम कॉलेज के टाइम से पढ़ते थे कि फॉस्फोरस इज लाइक अ स्पॉन्ज। तो ये इम्प्रेशनेबल है, सारी एक्सटर्नल जो भी इसके आसपास हैपनिंग्स हो रही होती है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये लाइटेस्ट, इमोशनली बहुत लाइट है। इसके जो भी इमोशंस होते हैं ना वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, उसकी तरह नहीं होते इग्नेशिया, नाइट्रोम्यूर और स्टेफिस एग्रिया की तरह। जैसे इसने बोला मुझे गुस्सा आता है मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाती हूँ, अपने मन में बहुत ज़्यादा नहीं रख के परेशान होती है, लाइट, इमोशनली लाइट। और शी इज़ कम्युनिकेटिव, अपनी बात को अच्छी तरह बताती है। फॉस्फोरस नीड्स कंपनी। और मैंने बोला था ये सोशल नहीं है, लेकिन इसकी जान पहचान सबसे है। ये हर किसी से बात करती है, जैसे अगर पियोन से भी करेगी, इसके रिलेशन होंगे पियोन से लेके और बड़े लेवल के लोगों तक, कि कोई कभी भी काम आ जाए उसके पीछे रीजन यही होता है कि मेरे काम पियोन भी आ सकता है, मेरे काम कोई एक ऑफिसर भी आ सकता है। तो इसलिए ये थोड़ा सेल्फिशनेस की वजह से ये उनसे सब रिलेशंस बना के रखती है। और वाइवेशियस तो मैंने बताया अभी, फुल ऑफ लाइफ। और ईगोटिज्म भी है इस लेडी में कि मैं ऐसे मैंने पूछा भी नहीं कि इससे आप क्या क्या करते हो, तो इससे मुझे अपने आप ही बताना शुरू कर दिया था कि मैं इतने पैसे देती हूँ, मैंने ड्राइवर को 1 लाख दे दिया, ऐसे करके। एंड फॉस्फोरस इज इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस, ही वांट्स टू नो द ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर, ऐसे करके एक रूब्रिक भी है रेपर्टरी में। और ये फॉस्फोरस जो है उसमें फॉस्फोरेंस है, उसके पास अपनी लाइट खुद होती है। जैसे मैंने इसको काउंसलिंग के टाइम पे मैंने इसको कुछ टिप्स दी या इसको बोला, रिफ्लेक्शन दी थोड़ी, कि आप शाम को अगर आपको अकेलापन लगता है तो आप ये सब कर लिया करो। तो उसने मुझे बोला कि मैं सब करती हूँ। तो फॉस्फोरस अपने को लाइट अपने को खुद देता है, लेकिन फिर जहाँ पर वो हेल्पलेस फील करता है कि नहीं अब मैंने अपने को सब कर लिया जो मुझे करना था, अब मेरे को मेरी खुद से हेल्प नहीं हो पा रही, तो फिर वो वहाँ पर वो सीज्ड हो जाता है। तो और ये इंटेलिजेंट है और स्टडिंग इजीली में ये शायद अकेला रूब्रिक है, अकेली मेडिसिन है, बहुत आसानी से याद कर लेता है ये, और सजेस्टिबल है, रीअश्योर्ड इजीली है। ये इसमें सिर्फ 2 ही रेमेडीज हैं सजेस्टिबल। आप इसको कुछ सजेस्ट करोगे, यू कैन, सजेस्टिबल का मतलब है कि अगर आपने इसको कुछ बोला तो ये आपकी सजेशन को मानेगी। रीअश्योर्ड इजीली, आपने इसको बोला कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, तो ये रीअश्योर्ड इजीली हो जाएगी कि हाँ मैं हो जाऊंगी। तो रीअश्योर्ड इजीली और सजेस्टिबल रूब्रिक्स में 2 ही मेडिसिन हैं, दोनों में कॉमन है ये, आर्जेंटम, नाइट्रिकम और फॉस्फोरस। ये 2 ही रेमेडीज हैं इन दोनों रूब्रिक्स में बस। इसका कॉम्प्रिहेंशन भी इजी है, ये जल्दी से समझ जाती है चीज़ों को। और इसको अम्यूजमेंट डिज़ायर भी है। जैसे मेरी पेशेंट है, वो बोलती है कि मेरे को मेरा ड्राइवर ऐसे ही घुमा लाता है। ये वॉकर से लिफ्ट से तो जा सकती है, लेकिन अभी लिफ्ट नहीं चल रही, लेकिन जब ये जा रही थी तो फिर इसको अगर शॉपिंग भी नहीं करनी तो वैसे घुमा लाता है इसको। तो ये अम्यूजमेंट डिज़ायर में भी है। और एक रूब्रिक है अम्यूजमेंट डिज़ायर टू विजिट टॉय शॉप। टॉय शॉप हम इसलिए, और इसमें ये सिंगल रेमेडी है फॉस्फोरस। तो हम टॉय शॉप को इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जो टॉय शॉप में कौन जाना चाहता है, जो बच्चे होते हैं, बड़े लोग तो टॉय शॉप में नहीं जाएंगे। तो इसमें चाइल्डिश बिहेवियर भी है फॉस्फोरस में, वो नजर आता है कभी कभी बड़े लोगों में भी। तो चाइल्डिश बिहेवियर, अपनी एज के हिसाब से बिहेव ना करना, तो अपनी एज के हिसाब से कम एज के लोगों की तरह बिहेव करना, वो चाइल्डिश बिहेवियर होता है। तो ये इसलिए इसको शायद पसंद होता होगा इस पे जाना। और इसको एंग्जाइटीज भी है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट भी है, और इसको सिंपैथी चाहिए भी, और ये सिंपैथेटिक भी है। मैग्नेटाइज्ड की डिजायर भी है इसको, और ये इजीली मैग्नेटाइज्ड हो भी जाती है। और इसको अफेक्शन चाहिए, जैसे अभी एक सर ने लिया था, इसको अफेक्शन चाहिए। एंड एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो डिजायर होती है उसको बोलते हैं यर्निंग। तो यर्निंग फॉर अफेक्शन में हमारे पास 3 रेमेडीज हैं, फॉस्फोरस, कार्सिनोसिन और ऑलिपसैक। और फॉस्फोरस नाइफ भी है, पैशनेट भी है। इसने बोला कि मुझे मेरे बहुत सारे शौक भी हैं मुझे। और पैशनेट एट ट्रिफल्स में 3 ही रेमेडीज हैं, नाइट्रोम्यूर, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस।
तो यहाँ पर पैशन और आर्डेंट बड़े क्लोज वर्ड्स आते हैं। एक आर्डेंट वर्ड होता है और एक पैशनेट होता है। कोई बताएगा तो फिर भी तो मैं बताती हूँ। व्हाट इज आर्डेंट? ये आर्डेंट में नहीं है, पैशनेट में है। आर्डेंट आर्डेंट मैम उत्साही होता है। आर्डेंट में भी है फास्फोरस, आर्डेंट में भी है और पैशनेट में भी है। दोनों में क्या फर्क है? आर्डेंट उत्साही होता है मैम, और पैशनेट का मतलब दिल से हर काम करता है। दोनों में एंथुसियाज्म होता है ना? दोनों में। आर्डेंट में भी एंथुसियाज्म है और पैशन में भी एंथुसियाज्म है। ठीक है। जो आर्डेंट होता है ना, उसमें बहुत डिवोशन और कीन इंटरेस्ट, और लेकिन उसका जो इंटरेस्ट, एक ही फर्क है कि जो आर्डेंट होता है उसका इंटरेस्ट स्टेडी होता है, लगातार। उसका जैसे हम कहेंगे कि ही इज एन आर्डेंट रीडर, मतलब उसको पढ़ने का बहुत शौक है, तो उसका शौक बदलेगा नहीं कि कभी कुछ उसको पढ़ने का शौक है। जैसे हम बोलेंगे कि ये जो है वो आर्डेंट एडमायरर ऑफ मूवीज है, इसको मूवीज अच्छी लगती हैं, या और इसको हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, और सिंसियर एंड पॉजिटिव जो आर्डेंट है। और जो पैशन होता है वो ट्यूमल्चुअस इमोशंस होते हैं उसके अंदर, उसमें इमोशंस का उतार चढ़ाव होगा। पैशन उसमें है, जैसे पैशन है, ड्राइंग का पैशन है, म्यूजिक का पैशन है, स्पोर्ट्स का पैशन है, लेकिन वो उसमें इमोशंस जो है वो कभी कभी वो वेस्टफुल डिफ्यूजन भी होता है उसमें। और लेकिन ये आर्डेंट जो होता है वो स्टेडी है, स्टेडी। और पैशन में उतार चढ़ाव आता रहेगा, ट्यूमल्चुअस। तो ये पैशनेट एट्रिकल्स में फास्फोरस है। 3 ही रेमेडीज हैं। फिर इसको है डिजायर्स न्यूमरस एंड वेरियस थिंग्स। इसमें भी ज्यादा रेमेडीज नहीं है, इसमें न्यूमरस थिंग्स में सिर्फ सिना और फास्फोरस 2 ही रेमेडीज हैं। desires numerous and various things, which and desires everything which another person has. इसमें भी सिना फास्फोरस है। फिर ये क्या करता है? ये borrows money from everyone। ये इसमें भी नाट्रम्यूर और वरेट्रम के साथ फास्फोरस है। तो फिलिप बेली ने क्या बोला है कि बोरो क्यों करता है मनी सबसे? फास्फोरस क्यों बोरो करता है मनी सबसे? बोरोज मनी फ्रॉम एवरीवन। तो फिलिप बेली बोलते हैं कि या तो 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो ये चैरिटी करना चाहता है, किसी की हेल्प करना चाहता है, या फिर इस अपने पैशन के लिए, मान लो उसको कुछ खरीदना है, उसका पैशन है इसको, जो कि वेस्टेज भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई ही बोरोज मनी। फिर है एक इसके अंदर है कि एंजाइटी कॉन्शियसनेस, नो रेस्ट डे और नाइट प्रिवेंट्स लाइंग डाउन। इसको एंजाइटी कॉन्साइंस इतना ज़्यादा है, कोई बात अगर इसको बुरी लगती है या इसको एंजाइटी कॉन्साइंस होता है कि अगर आप बड़े मॉरल वैल्यूज़ वाले हो, अगर आपके मन को कोई बात अच्छी नहीं लग रही, या आपको लग रहा है कि आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है वो बात, वो एंजाइटी कॉन्साइंस होता है। तो उसके लिए उसमें है ये नो रेस्ट डे और नाइट प्रिवेंट्स लाइंग डाउन। वो उस एंजाइटी से ये लेट नहीं पाता, दिन रात इसको प्रॉब्लम होती है, और ये रेस्ट नहीं कर पाता। इसमें सिंगल फास्फोरस है, सिंगल रेमेडी। फिर ये है बाइटिंग सडनली, बाइटिंग पिलो। बाइटिंग पिलो में लाइकोपोडियम और लाइसिन के साथ फास्फोरस है। बाइटिंग पिलो क्या है? पिलो क्या होता है? हमें पिलो कहते हैं ना, ये हमारा सिरहाना है, मतलब जो हमें रेस्ट देता है, जो जिस पे लेट के हमें सुकून मिलता है, हमको शांति मिलती है। तो इसके लिए कौन है? इसके सर्वेंट्स हैं, जो इसकी ड्राइवर है इसका, या इसके घर में जो काम करने वाले लोग हैं, या इसके जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं, वो उससे छोटे भी हैं, तो अगर इसको बुरा लगता है तो उनको कुछ भी सुना देती है।
तो ये वाइटिंग पिलो है। फिर एक्शंस आर कॉन्ट्रेरी टू इंटेंशंस, इसमें सीपीआर के साथ ये है जो काम इसको नहीं भी मन करता फिर भी इसको करने पड़ते हैं। ये मेरे केस में नहीं है लेकिन। फिर एंग्जाइटी एलोनमेंट, ये हमारा आ गया। एंग्विश, रेस्टलेस में भी है, ये फ्राइटेंड इजीली, इसको डर लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए या मैं लेटी ना रह जाऊं या मैं गिर ना जाऊं, तो इसको इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजिनरी डिजीज का भी डर रहता है। और फॉस्फोरस इज डिसकंटेंटेड अबाउट हेल्थ, दिस इज सिंगल फॉस्फोरस इन दिस रूब्रिक, ये कभी भी अपनी हेल्थ से सेटिस्फाइड नहीं होता, इसलिए ये टेलिंग सिम्टम्स टू एवरीवन में है। अपने कोई भी इसको पूछेगा क्या हाल है, उसको अपने सिम्टम्स बताने लग जाएगा, तो ही बिकॉज ही इज डिसकंटेंटेड अबाउट हिज हेल्थ। फिर है ये सेंसिटिव टू नॉइज और ऑर्डर और थंडरस्टॉर्म, ये तो हमें पहले से मालूम है। और इम्प्रेशनेबल है टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, हेल्पलेसनेस और सीज्ड की फीलिंग तो है ही। और इसके अंदर ये बहुत है, मलेशियस है ये, और ये प्लेस डर्टी ट्रिक्स ऑन अदर्स एंड टीचर्स। इसमें लैक्टोसिस और जिंक के साथ फॉस्फोरस है, जबकि हम फॉस्फोरस को सीधा समझते हैं, लेकिन ये मलेशियस है, एक मन में बुरा भाव रखता है किसी के लिए। और डर्टी ट्रिक्स, प्लेस डर्टी ट्रिक्स, इसको फियर ऑफ डेथ एट नाइट है। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, साइलेंट ग्रीफ साइलेंट अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अंडरमाइनिंग का मतलब होता है इफ यू अंडरमाइन समथिंग, इट मीन्स सच अ फीलिंग और अ सिस्टम, you make it less strong or less secure than it was before. If you are undermining something, it means it is such a feeling that you are your system is weak, getting weaker. तो ये ग्रीफ की वजह से ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो वीक हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, मेंटल भी फिजिकल भी, इसकी हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ साइलेंट ग्रीफ। फिर इसमें है ये ऑब्सीन और ल्यूट भी हो सकता है। इसमें एक रूब्रिक है मैन सर्चिंग फॉर लिटिल गर्ल्स, इसमें कॉस्टिकम, प्लैटिना और रेट्रम के साथ है। फिर इसको फियर फ्रॉम ग्रीफ साइलेंट, ये है ग्रीफ साइलेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, साइलेंट ग्रीफ में चला जाता है ये अगर इसको डिसअपॉइंटमेंट होती है लव में। तो यहाँ पर हमें नाइट्रोम्यूर और फॉस्फोरिक एसिड पता है, इग्नेशिया, उसके साथ फॉस्फोरस भी है। फिर प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड एट ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों से बोलता है मेरा दिमाग थक गया, मेरा मैं जल्दी से परेशान हो गई, या ब्रेन फैग हो जाता है छोटी छोटी बातों से, ट्रिफल्स से। इसमें अमोनियम कार्ब के साथ है। एंड दिस इज परफीडियस भी है, परफीडियस होता है जो डिसलॉयल होता है, फेथलेस होता है, तो फॉस्फोरस परफीडियस भी है। और दो रेमेडीज जो हमारी मटीरिया मेडिका में, दो रेमेडीज जो बहुत लॉयल हैं, वो कौन सी हैं? जो लॉयल हैं रिलेशनशिप में भी और वैसे भी, एनीबॉडी? नाइट्रोम्यूर, वेरी गुड। सेकंड स्टेफिसेग्रिया। टू रेमेडीज आर वेरी लॉयल, 3 है रादर, कालिका भी है, लेकिन रिलेशन में नाइट्रोम्यूर और स्टेफिसेग्रिया है, तो ये परफीडियस है, दिस इज ऑपोजिट। अब मैंने हर रेमेडी के 2 पोल्स होते हैं, कुछ उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो हम फॉस्फोरस को समझते हैं कि बहुत वाइवेशियस है, लाइवली है, बेनेवोलेंट है, हेल्पिंग है, बट कुछ इसके रूब्रिक्स एकदम कंट्रास्ट हैं, तो वो थोड़ा हम देखेंगे। जैसे कॉक्यूटिश भी है, किसी ने लिया भी था, कॉक्यूटिश भी है कि काजल लगाया हुआ है, और वाइवेशियस भी है, डिफ्यूजन वाली भी है, लेकिन टिमिड भी है एट द सेम टाइम। टिमिड भी हो सकती है पब्लिक में बात करने में, टिमिड, इसको शाइनेस भी फील हो सकती है, और कम्युनिकेटिव भी है लेकिन शाइनेस भी है। फिर कंपनी, इसको कंपनी डिजायर भी है, कंपनी एग्रेवेशन भी है, एवर्जन भी है। फिर ये she has desire to talk to someone, at the same time she becomes taciturn also, she doesn't want to talk। और एंग्जाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस भी है, पहले तो इतनी ज़्यादा एंग्शियस हो रही है और उसके बाद फिर इसको उदासीन हो जाएगी कि कोई मतलब नहीं है किसी से।
शी इज फास्टिडियस ऑल्सो, एट द सेम टाइम शी कैन बी क्वाटिक ऑल्सो। फिर कॉन्सुलेशन से बेटर भी होती है, कॉन्सुलेशन से एग्रीवेट भी है। ईगोटिज्म इसमें बहुत है, लेकिन इसके अंदर सेल्फ डेप्रिसिएशन भी है। अपनी क्वालिटीज को ये अप्रिशिएट नहीं कर पाती। जैसे पेशेंट्स आते हैं, उनको पूछते हैं कि आप अपनी क्वालिटीज बताओ, नहीं मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने तो अभी इतने अच्छे मार्क्स लाया, नहीं तो वो तो ऐसे ही आ गए। पेशेंट्स आके ऐसे बताते हैं काउंसलिंग वाले, तो वो अपने को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंदर जहाँ तो ईगोटिज्म भी है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मैंने ये कर लिया। फिर ये ऑपोजिट पोल इसका सेल्फ डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। वाइवेशियस भी है, फुल ऑफ लाइफ भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर वियरी ऑफ लाइफ भी हो सकती है, और सुसाइडल डिस्पोजिशन भी होता है। लेकिन ये इसमें सुसाइडल डिस्पोजिशन एट नाइट है, सिंगल रेमेडी है ये, बट शी लैक्स करेज। जहाँ पर इसके अंदर कितना एंग्जाइटी कॉन्साइंस है, which prevents him to lie down, to take rest, morning, day, night, ये इतनी परेशान रहती है, रेस्ट नहीं कर पाती। एट द सेम टाइम हमने देखा ये शेमलेस भी है, ल्यूइड भी है, मलेशियस भी है, सर्चिंग फॉर लिटिल गर्ल्स। तो एकदम ऑपोजिट पोल है इसका ये। और ये नाइव भी है, सीधी सादी भी है, लेकिन इसके अंदर स्लैंडर डिस्पोजिशन भी है। स्लैंडर होता है जो किसी की झूठी बदनामी करता है, झूठी निंदा करता है। और हाइपोक्रिटिकल भी है। फिर मिस्टीरियस भी है, जैसे मैंने बताया कि ये प्लेज डर्टी ट्रिक्स ऑन अदर्स। इंटेलिजेंट भी है, एट द सेम टाइम इसको लगता है कि मुझसे कुछ ठीक नहीं होता, इसलिए मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होंगी। लाइक डिल्यूजन, ही डज एवरीथिंग रॉन्ग एंड कैन नॉट सक्सीड। फिर ये कम्युनिकेटिव है, अपनी बात को अच्छे से बोलती है, बट इसकी स्पीच इनआर्टिकुलेट, इनकोहेरेंट और स्लो भी हो सकती है। इसकी कंसंट्रेशन एक्टिव है, बट इसका ऑपोजिट पोल क्या है? कंसंट्रेशन, अटेंशन कैन नॉट। फिर डिटर्मिनेशन भी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, बट एट द सेम टाइम ऑपोजिट रूब्रिक क्या है? लैक विल पावर टू अंडरटेक एनीथिंग। कुछ काम करेगी तो डिटर्मिनेशन से भी करेगी, लेकिन इसके अंदर विल पावर भी इतनी वीक है कि किसी काम को अंडरटेक, कोई भी नई चीज़ है उसको अंडरटेक करने में इसकी विल पावर बहुत वीक है। फिर ये माइल्ड भी है, लेकिन ये स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, नॉकिंग हिज हेड अगेंस्ट वॉल एंड थिंग्स, इसके अंदर रेज भी है, टेम्पर टेंट्रम्स भी हैं, और इसके अंदर लैकसिस की तरह लोकेसिटी, चेंजिंग फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर भी है, स्टूपर भी है, इनएबिलिटी टू स्पीक विद यूफो के साथ ओनली रेमेडी। शी इज she has anxiety and love for the family. At the same time she can be indifferent towards family also, सीपिया की तरह। तो यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है? नहीं तो फिर मैं बाकी रेमेडीज के साथ डीडी करती हूँ। फॉस्फोरस इज अ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, और मैंने बहुत रेपर्टरी में से और बुक्स में से कोशिश की कि मैं इसका बेस्ट पिक्चर आपको दे सकूं, और फिर भी लेकिन बहुत कुछ रह भी गया होगा। इट कैन नॉट बी कवर्ड इन वन लेक्चर। वेरी बिग रेमेडी। किसी को अभी तक कुछ पूछना? डीडी कर ले? जी मैम। हाँ जी। तो शबीना मैम ने वेनिला का बोला था, बहुत क्लोज है वेनिला से। हाँ, तो वेनिला जो है ना, उसमें फैमिली के लिए बहुत सेल्फलेस, एक तो वेनिला बहुत सेल्फलेस है, उसको फैमिली की चिंता होती है, और यहाँ पर ऐसा मुझे नहीं लगा ये सेल्फिश है। और इसने ये पूरा टाइम अपने ही बारे में बात करती थी। इसको ये पता है कि इसकी ग्रैंड डॉटर की एंगेजमेंट हो गई है, उसकी शादी होने वाली है, तो
उसको भी लेके परेशान है ऐसे। उसकी भी कोई इसने नहीं बोला कि उसकी शादी हो जाएगी, कैसा होगा आगे, अभी तो ये मेरे पास रहती है। तो ऐसा उसने कुछ किसी के लिए कुछ भी अफेक्शन या ऐसे दिखाया नहीं। तो वेनिला जो है वो नहीं आई। और वेनिला जो है वो हेल्पलेस भी नहीं होती, सीज्ड भी नहीं होती, और हेल्पलेस नहीं है, सीज्ड भी नहीं होती। हाँ, और फियर एलोन में नहीं है। फियर एलोन हमें, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा जो एलिमिनेटिंग रूब्रिक है वो फियर एलोन ही है, क्योंकि उसको इसी वजह से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। तो फियर एलोन में वेनिला नहीं है। फियर एलोन। हेलो मैम। हाँ जी मैम, फियर सॉलिट्यूड में है शायद वेनिला। सॉलिट्यूड और एलोन में ना डिफरेंस होता है। मैम आई थिंक फियर अलोन में भी है सिंथेसिस में, इफ आई एम सिंथेसिस नॉट में रॉन्ग। वेनिला जो है वो फियर एलोन में नहीं है। नहीं, फियर एलोन में है राइट है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ना, मैम वो यू आर राइट है। हाँ सेल्फिश हाँ, में नहीं है सेल्फलेस, बिकॉज हाँ वो सेल्फलेस है और वो सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश में हाँ नहीं है। और वो जेनरस, अगर मोस्ट एलो जेनरस और रेमेडी है। मैम मैं हाँ वही राइट, पे एक्चुअली सॉरी। फॉस्फरस और वेनिला में वही पे हाँ कंफ्यूज हो गई थी, बिकॉज फॉस्फरस जो है वो सेल्फिश में यस है और वेनिला यस यस, हाँ सेल्फिश में नहीं नहीं ये है। सॉरी, आई एम सॉरी, ये इसीलिए मैम मैंने डीडी में हाँ यू फॉस्फरस आर राइट लिखा डॉक्टर था। शबीना, आई एम सॉरी, ये फियर यस एलोन में है। नो मैम, हाँ इट्स ओके। ये ना, लेकिन इसको वो नहीं है, ये जेनरस है, मोस्ट जेनरस है, और ये कंटेंट भी है और ये कॉन्फिडेंट भी है। और इसके अंदर ना वेनिला के अंदर मैम एक फीलिंग। एक्चुअली मैम मैं कुछ बोलूं मैम, एक्चुअली मुझे वेनिला और फॉस्फोरस में यही कंफ्यूजन हो रहा था कि बेनेवोलेंस में भी है वेनिला। एंड मैम मुझे पढ़कर वो टोन समझ में नहीं आ रहा था कि वो डिक्टेटोरियल है या यील्डिंग, मतलब किस तरह से पेशेंट ने प्रेजेंट किया होगा, तो थोड़ा वो एक समझ में नहीं आया। इसलिए मैम मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं वेनिला के साथ कंफ्यूज हो गई फॉस्फोरस। आप ठीक, हाँ डॉक्टर शबीना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास सामने केस होता है ना, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसकी बेटर हो जाती है। आपका अगर केस आपके सामने होता तो शायद आप भी इसको यस रीड कर मैम, लेते। यस मैम, ऐसे थैंक ही यू होता सो है। मच हाँ जी, मैम। हाँ जी। तो ये बहुत, इसके अंदर ना वेनिला में बहुत ब्लिसफुल फीलिंग भी होती है, और उसमें ब्लिसफुल फीलिंग में ना ये नहीं है, कंटेंट है ये, इसमें फॉस्फोरस नहीं है कंटेंट में और ब्लिसफुल फीलिंग में। क्योंकि ना आप, अगर आप कुछ साइकोलॉजी के बारे में आप लोग वैसे कुछ जानते हैं तो एक मैस्लोज मॉडल ऑफ ग्रोथ होता है, आपको किसी को मालूम है, मुझे नहीं पता। मैस्लोज मॉडल ऑफ ग्रोथ होता है जहाँ पर हम अपनी बेसिक नीड से ना ऊपर जाते हैं। जैसे हमारी बेसिक नीड्स हैं, फूड है, शेल्टर है, सेक्स है, होम है, ये सिक्योरिटी, ऐसे ऐसे करके हम एक एक लेवल को हाई जाते हैं। अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं तो फिर हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी सोचते हैं, फिर हमारी बिलोंगिंगनेस होती है, फिर ऐसे लास्ट में एक स्टेज हमारी आती है जब हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाते हैं। वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड में क्या होता है कि हम वी थिंक बियॉन्ड आवरसेल्व्स, वी थिंक मोर अबाउट अदर्स। तो ये हमारी मटीरिया में 3-4 रेमेडीज हैं जो बिल्कुल सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हैं। मैं इसका डाल दूँ कि मैंने सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोगों के रूब्रिक्स बनाए हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारी ऑलिव सैक आती है, वेनिला आती है, ट्रिटिकम वल्गैरिस आती है, तो फॉस्फोरस बहुत बाद में आती है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हैं। आप बोलोगे तो ये बड़े सेंट्स होंगे या बेनेवोलेंट लोग वैसे वाले होंगे, जैसे वो बड़े बड़े अपने चैरिटेबल खोल देते हैं लोगों के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल देते हैं, या ये अनाथ आश्रम खोल देते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग होते हैं, जो सेंट्स होते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, सब सेल्फ एक्चुअलाइज्ड थे वो। तो ऐसे कोई रेमेडी एकदम सेल्फ एक्चुअलाइज तो नहीं होती है, बट सारे शेड्स अगर हम उसमें डालेंगे ना, तो ये ऑलिव सैक, वेनिला, ट्रिटिकम वल्गैरिस, क्योंकि ये बिल्कुल सेल्फलेस लोग हैं, ये अपने से हट के सबके लिए सोचते हैं। तो ऐसा फॉस्फोरस नहीं है, फॉस्फोरस थोड़ी सेल्फिश है। फिर दत्तात्रेय सर ने प्लेटिना भी बोला था, लेकिन मुझे इसके अंदर ना एरोगेंस नहीं नजर आई। इगोटिज्म तो है इसके अंदर, लेकिन वो और फियर एलोन में शायद प्लेटिना नहीं है ना, मेरे ख्याल फियर एलोन में नहीं है प्लेटिना।
प्लेटिना तो सेल्फ सफिशिएंसी है, वो तो बोलेगी मैं कर लूँगी, अकेली कर लूँगी सब कुछ, मैं नहीं डरती। तो ऐसा है शायद। और ऐसा उसने आर्सेनिक, सर ने आर्सेनिक भी बोला था, लेकिन आर्सेनिक जो है ना वो एवरेज है, थोड़ा ज़्यादा होगा एवरेज। हालांकि फास्फोरस का भी एक शायद एवरेज है, लेकिन बेनेवोलेंट शायद नहीं है आर्सेनिक में, बेनेवोलेंस नहीं है। जी मैम, तो नहीं है। नहीं है ना, आर्सेनिक नहीं है ना बेनेवोलेंस में। और वो इतना जान के हाँ, आर्सेनिक नहीं है। आर्सेनिक इतना देगा भी नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा तो अगर देगा तो कंजूसी से देगा, इतना दिल खोल के नहीं देगा। और आर्सेनिक को ना सीज्ड फीलिंग भी नहीं होती, हालांकि उसको अपने लिए एंजाइटी तो बहुत होती है, सबको इकट्ठा कर लेता है, सब मेरे पास ही रहो, मुझे कुछ हो ना जाए। और पल्सिटिला जो है वो पल्सिटिला भी क्लोज आ सकती है, लेकिन पल्सिटिला में डिल्यूजन सीज्ड नहीं है और पल्सिटिला वाइवेशियस नहीं है इतनी, और पल्सिटिला में ईगोटिज्म भी नहीं है शायद। वो नौकर को डांटेगी भी ना तो डर डर के डांटेगी कि कहीं ये छोड़ के ना चला जाए, मुझे उसको पैम्पर करती रहेगी। तो पल्सिटिला मैनिपुलेटिव टाइप होगी, ठीक है। और एसिड फॉस किसी ने बोला था, तो एसिड फॉस में कोई ऐसा इसका प्रोलॉन्ग ग्रीफ नहीं है कि ये रोती रह रही है। और ट्रिटिकम वल्गैरिस भी किसी ने बोला था। ट्रिटिकम वल्गैरिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सिम्टम है कि उसको बहुत रिस्पेक्ट चाहिए, बहुत इज्जत चाहिए। ऐसा इसके केस में मुझे कहीं नजर नहीं आया। ट्रिटिकम जो है डिजायर्स टू बी रिस्पेक्टेड, इसमें लाइकोपोडियम, हेमामेलिस और स्पॉन्जिया हैं। और ट्रिटिकम जो है वो डिक्टेटोरियल नहीं है, माइल्ड तो है, और वो जेनरस और बेनेवोलेंट दोनों हैं। कुछ मेरे जेनरस और बेनेवोलेंट कुछ रेमेडीज हैं जो दोनों ही हैं, जेनरस भी और बेनेवोलेंट भी हैं। तो उसमें वेनिला है, ओपियम, नक्सवामिका, नाट्रोम्यूर, काली सल्फ और सल्फर। तो काली सल्फ जो है ना, ये भी बहुत सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन है, फास्टिडियस भी है, सेल्फलेस भी है। तो काली सल्फ, ऑलिव सैक, वेनिला, ट्रिटिकम वल्गैरिस, ये थोड़ी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिलीप सर आप देखिए, ओवर टू यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। हेलो मैम, और कोई क्वेश्चन है किसको? सर एक क्वेरी थी कि जैसे बेनेवोलेंस है, एक आदमी है और वो कहता है कि उसके बाबा जी जो है रोड एक्सीडेंट में मर गए थे, तो उससे क्योंकि समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाए, तो उसके बाद उसने एक संस्था बनाई जो किसी भी घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने, उसको एडमिट कराने का काम करती है, और उसके लिए वो पूरी तरीके से अपना सब कुछ मतलब लगा देता है। उसका कहना है उस व्यक्ति का कि मैं चाहता हूं जैसे मेरे बाबा मरे, ऐसे किसी के बाबा या किसी के परिजन, घर के परिवार न मरे, कि उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। तो इसको हम बेनेवोलेंस में लेंगे या क्या लेंगे, मतलब या जेनरसली क्या लेंगे? प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। देखिए, जो बेनेवोलेंस है ना, वो एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर जेनरोसिटी होगी। जैसे हम ये लेडी है ना, ये बेनेवोलेंट है, अम्ब्रेला है पूरा, बस आप बेनेवोलेंस की एक फीलिंग की वजह से आप जेनरस होते हो। पर अगर आप जेनरस नहीं हो, मतलब जेनरस अगर ऐड हो जाता है साथ में, तो फिर आप सेल्फिश नहीं होते, ठीक है ना। तो बेनेवोलेंस की फीलिंग तो है, लेकिन अगर इसके साथ इस जो आप बता रहे हो, वो डेफिनेटली बेनेवोलेंट हो सकता है, वो जेनरस भी है, बेनेवोलेंट भी है, तो दोनों हो सकते हैं। और ये इंसान तो दूसरों की मदद कर रहा है, तो सेल्फलेस है बिल्कुल, जिसके बारे में आप बता रहे हैं डॉक्टर मैडम सुरेंद्र। एक चीज और भी है, जैसे उसने जो ऐसे जो सुरेंद्र सर ने एग्जांपल दी है, वो जो उसने हॉस्पिटल बनवाया ताकि दूसरा ना मरे, वो उसके ऊपर जो ट्रॉमा इफेक्ट हुआ है उसके फादर का, उसके कारण उसने ऐसे किया है। वो जो जेनरस वाला पर्सन होता है ना, जैसे वो
उसका करेक्टर थ्रू एंड थ्रू नजर आता है। करेक्टर सिर्फ वो एक काम के लिए, अगर मान लो मैं हूं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं बॉम्बे में बहुत सारे ट्रस्ट है, कैंसर ट्रस्ट है जो वहाँ कैंसर की शेल्टर्स के लिए रखते हैं, लेकिन वो अगर आप सोचोगे वो इनडायरेक्टली वो अपना प्रॉफिट भी सोचते हैं बीच में, प्रॉफिट। वो आपको देखने में लगता है कि ये ट्रस्ट है, ये कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं, ये है वो, कितना बैरमलेस बंदा है। जैसे आपको मैं कलजुग की एग्जांपल देता हूँ, वो है रतन टाटा सर। उन्होंने अपनी लाइफ में जितना भी काम किया वो सेल्फ के लिए नहीं किया, दूसरों के लिए किया। वो जो बैरमलेस करेक्टर होता है ना, सॉरी जनरस वाला, वो एंड थ्रू चलता है। वो एक किसी पर्टिकुलर काम को अगर हम जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए, एग्जांपल के तौर पर अगर हम सोच लेंगे यार ये तो जनरस लग रहा है, ये तो बैरमलेंस लग रहा है, ऐसा हम एक एग्जांपल पे नहीं सोच सकते। ना जनरल सोच सकते हैं ना ही बैरमलेंस। उसका करेक्टर बताता है, थ्रू एंड थ्रू करेक्टर। वेरी नाइस, थैंक यू डॉक्टर आशु, आपने बिल्कुल ठीक बताया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो वो किस पर्पस से वो खोला गया है ये इम्पोर्टेंट है ना, कि वो पीछे खोलने का क्या मकसद है। कुछ लोग एनजीओस खोलते हैं ना, कुछ लोग एनजीओस खोलते हैं, उसके पीछे हो जाता है। हाँ जी, डॉक्टर मनोज ये भी आप बताएं। अच्छे पर्पस से खोलते हैं। यहाँ जो मैक्सिम ट्रस्ट जो खोलते हैं ना, और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैं अभी देख रहा हूँ। ट्रस्ट खोलते समय सबसे डोनेशन लेते हैं जी, ये तो भले कार्य के लिए खोल रहे हैं। सबसे डोनेशन लेके जब ट्रस्ट बन जाता है और थोड़ा दिन के बाद वो सारा कुछ बदल जाता है। जो लोग पहले रहते हैं दान, उनको धीरे धीरे आउट कर देते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद सर्वा हो जाता है, फिर पूरी कमाई चालू हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारे सिलीगुड़ी में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल खोला, शुरू में ठीक था। जिन लोगों ने अपने खून पसीने लगा के कराए, किसी न किसी ब्लेम लगा के उनको साइड कर दिया और बाद में स्वार्थी तत्व आके बैठ गए। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो है उसके बाद अभी वो प्रोफेशनल हो गया है। तो ये होता है, किस पर्पस से वो काम किया जा रहा है ना। हाँ तो सर दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छा, आपने जितने अच्छे डिटेल में बताया, बहुत सुंदर बताया। दिलीप दा अब इसको इतनी बड़ी पॉलीक्रेस्ट मैडम, लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताई और डीडी भी बहुत अच्छे से किया, और बहुत सारे जो सिंगल रूब्रिक्स जो आपने एक्सप्लेन किए ना, वो बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए। थैंक यू वेरी मच। और ये जो एलोन का मैं ऐड करना चाहता था, आपने एंग्यूश अलोन बताया मैम, एंग्यूश अलोन मैन, एंग्विश अलोन में सिंगल रेमेडी मैंने बताया था। हाँ एंग्यूश अलोन में सिंगल है और कंप्लीट में भी 2-3 और मेडिसिन डाली है, लेकिन एंग्यूश अलोन विथ स्टॉर्मी वेदर, इन स्टॉर्मी वेदर, ऐसे जो रूब्रिक है उसमें फॉस्फोरस सिंगल है। मतलब क्या होता है, जब भी उसको मुसीबत आती है तो जब भी वो अकेला रह नहीं सकता, जब भी वो एकदम सीज फीलिंग करता है, और जब भी तो वो एकदम डर जाता है। एंग्यूश अलोन इन स्टॉर्मी वेदर, ये फॉस्फोरस का सबसे मेन फीलिंग है। तो यहाँ से वेनिला, फॉस्फोरस, ये सब है ना डीडी हो जाती है। बहुत अच्छा। एक्चुअली वो संभाल नहीं पाता उस सिचुएशन जो होता है ना, जो सिचुएशन होती है वास्तव में ऐसी सिचुएशन होती है जो अकेले काबू में आने वाली नहीं होती। तब उसे लगता है कि यार कैसे हो पाएगा, इतना सब करना है, नहीं हुआ तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो एट ए टाइम वो अकेलापन बहुत महसूस करता है और लगता है कि कोई साथ देने वाला होता तो इसमें आगे ले जा सकता था। इन्होंने बहुत अच्छे छोटे बहुत सारे रूब्रिक्स, और ये इतने अच्छे हैं कि मैं समझता हूँ सबको इस रिकॉर्डिंग को 3-4 बार करके सुनेंगे तो ये आत्मसात होगा। बहुत बढ़िया बताया आज। थैंक यू सर, थैंक यू, योर एप्रिसिएशन मींस अ लॉट टू मी। आई थैंक यू वेरी मच मैम, वेरी हार्ड वर्किंग। आपका जो हार्ड वर्क है क्लियरली इसमें नजर आता है मैम। थैंक यू वेरी मच। वाइंड अप करें सर। बहुत मेस्मराइजिंग सेशन था, बहुत मेस्मराइजिंग सेशन था रियली। थैंक यू मैम, वंडरफुल सेशन मैम, थैंक यू। Thank you ma'am. Thank you from all of us. Thanks to all the participants. Thank you. Thank you. Thank you ma'am. Thank you everyone. Thank you ma'am.